हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो ट्वेल्थीज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को देख करके। मैं यही उम्मीद करता हूँ। एंड ट्वेल्थीज के लिए आज हमारा एक देखा जाए तो ओवरऑल चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सेकेंड लास्ट लेक्चर लेके आया हूं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने मेंडल्स के लॉस को जाना था। मेंडल के कुछ नॉन मेंडेलियन हमारे पास क्रॉस थे, हमने उनके बारे में जाना। और आज हम लेकर के आए हैं अपना टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर अगर आपके देखा जाए तो बॉडी में दो डिसऑर्डर हमें पढ़ने पड़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दो तरीके के डिसऑर्डर हमारे बॉडी में आते हैं जो जेनेटिक होते हैं। मे बी दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कई टाइप के डिसीज के बारे में हमें बताया जाएगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी ओवरऑल जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर दो तरीके के मिलेंगे, जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल। आज का लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड होगा जेनेटिक डिसऑर्डर पे कि आखिर जेनेटिक डिसऑर्डर क्या चीज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने लेक्चर को। तो हमारा लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर पे। एक छोटा बच्चा काफी हैरान है, इसको डिसीज है, कोई जेनेटिक डिसीज है, मींस आपके जीन से या फिर क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई डिसीज। तो जेनेटिक डिसऑर्डर पे हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के आपको मिलेंगे। जेनेटिक का मतलब ही है ये कि जब कोई डिसीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली जाए, जिसके अंदर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी हो, आप ऐसी डिसीज को जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। ये बात तो समझ में आती होगी। डिसीज अगर देखा जाए, डिसऑर्डर देखा जाए तो बेसिकली दो तरीके के मिलते हैं, तो एक्वायर्ड करिए या तो जेनेटिकली ले लीजिए। एक्वायर्ड आप अपनी लाइफ टाइम में लेते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह वगैरह, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपके जीन्स में समा गया है, अब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना है। लेकिन घबराइए नहीं, इसके लिए आजकल बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जेनेटिक चीजों को भी जेनेटिक डिसऑर्डर को भी सही करने का काम किया है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के हमने टू पार्ट किए। फर्स्ट हमारा है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चीजें एकदम सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से समझें। आपसे अगर पूछता है जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, तो सर जेनेटिक डिसऑर्डर आपके जीन्स में गड़बड़ी के कारण होने वाला डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या था? मेंडेलियन डिसऑर्डर लिया गया है जीन्स में होने वाले प्रॉब्लम को, जीन्स में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर जीन्स में, जैसे कि आपको पॉइंट म्यूटेशन के बारे में मैंने बताया था। तो एक तरीके का ये पॉइंट म्यूटेशन है। मींस जब आपके न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड या एक न्यूक्लियोटाइड के पेयर में कोई गड़बड़ी आ जाएगी तो वो डिसीज डिसऑर्डर बनेगा आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसको कैसे मेंडेलियन बोल दिया गया? रीजन क्या था? मेंडल ने हमें फैक्टर नाम बताया था, याद आया? फैक्टर नाम बताया था। कब फैक्टर बताया था? जब मेंडल को जीन्स के बारे में नहीं पता था। वो मानते थे प्लांट का हर एक कैरेक्टर डिपेंड करता है फैक्टर पे। उसी फैक्टर को जीन्स बाद में समझा गया, तो इसलिए बोल दिया है कि अगर जीनेटिक यानी जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, तो वहां पर मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। और अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम में दिक्कत आ रही है, भाई हमारे पास क्रोमोसोम होना चाहिए। मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन में बताया था कि 44 प्लस XX या 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम प्लस हो गया, बढ़ गया, या एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम के कारण जो डिस्टरबेंस आपकी बॉडी में आ रहा है, आप उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में रखते हैं। तो दो तरीके के डिसऑर्डर हो गए, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जांपल हमारे हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस,
थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एग्जांपल्स हमारे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के, यानी पॉइंट म्यूटेशन के कारण इतनी सारी डिसीजेज हो रही है। और भी है लेकिन आपको जो कॉमन है वो बताई जा रही है। तो हीमोफीलिया, जिसमें एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे चले जाएंगे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको एक डिसीज मिल रही है डाउन सिंड्रोम, सेकंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड टर्नर सिंड्रोम। इन डाउन, टर्नर, क्लिनेफेल्टर के मीनिंग पे मत जाइएगा, ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं। उन साइंटिस्ट के नेम पे बिहार पर रख दिया गया भाई डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है। तो ये पहली बात तो फ्लो चार्ट में तैयार होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जेनेटिक डिसऑर्डर का है मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जांपल उनके लीजिए हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, इधर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो आज हम आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक भेजूंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक, चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर कॉजेस बाय अल्टरेशन ऑफ और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन हो जाने के कारण जो डिसीज हो रही है वो है हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो मैंने आपको बता दिया। देखिए डिसऑर्डर के सिम्टम्स आप देख रहे हैं कि खतरनाक तरीके की बीमारी है। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए, वही सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका होता है पेडिग्री एनालिसिस पे। इस पे मैं एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, पेडिग्री एनालिसिस को कैसे एनालाइज करें पेडिग्री को। पेडिग्री चार्ट है क्या? देखिए पेडिग्री का मतलब होता है वंशानुक्रम, हमारे वंश में कैसे किसको डिसीज रही है और आगे भविष्य में किसको डिसीज हो सकती है। यानी एक ऐसा पैटर्न जिसके थ्रू हम डिसीज के हिस्ट्री को जान सके, फैमिली में किस तरीके से वो फैली है। इससे जानने के लिए जो हमने फ्लो चार्ट बनाया उसे हमने बोला पेडिग्री एनालिसिस। तो इन डिसऑर्डर को ट्रेस किया जाता है। मान लीजिए मेरे को हीमोफीलिया हो जाती है, तो ये ट्रेस किया जा सकता है पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कि मेरे पास ये बीमारी कहां से आई होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये पॉइंट आपके लिए है, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए ये पेडिग्री एनालिसिस का एक चार्ट बना हुआ है, जहां पर आपको नीट की क्लासेस में, नीट एग्जाम में या फिर नॉर्मल एकेडमिक के जो आपके एग्जाम होते हैं, बोर्ड कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आप इसको देख करके आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो इस ट्रेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ये है क्या चीज। तो पहले इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको अपनी स्टाइल में। चलिए आगे मेरे साथ। देखिए आपको पता है कि जब हम क्रोमोसोम के बारे में जाने, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जाने, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में जाने या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जाने, तो खासकर आपका जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में कैसे जीन्स या ट्रेट का मतलब क्या होता है समझते हैं। आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 2 है, ये मैंने आपको सेल डिटरमिनेशन में बताया था। 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक आपका है ऑटोसोम्स, सेकंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम। याद रखिएगा भाई, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज जो आपको बताने जा रहा हूँ। पेडिग्री एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है ये टॉपिक। तो क्रोमोसोम आपके पास 2 टाइप के हैं, एक ऑटोसोम्स है एंड अनदर वन इज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स आप जानते हैं कि 1 से लेके 22th पेयर तक जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स है, एंड 23rd जो पेयर हमारा है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। सॉरी फॉर दैट। तो ऑटोसोम्स 1 से 22 पर हमारे 1 से 22 पेयर तक ऑटोसोम्स है, 23rd पेयर हमारा सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। अब ऑटोसोम में अगर बात करें कि अगर एक से लेकर के ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे 21 पेयर एंड ये 22 पेयर, इसको मान लिया हमारा 22 पेयर है और ये आपका फर्स्ट पेयर है।
अगर किसी बीमारी के जीन्स में गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि हम जेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर किसी डिसीज के जीन्स हमारे ऑटोसोम पर पहुंचते हैं, इस पे पहुंच जाए या किसी में पहुंच जाए, तो आप इसको बोलते हैं ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट। ये कब बोल रहे हैं? ये तब आप बोलेंगे जब किसी भी बीमारी के, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन्स अगर आपके 1 से लेके 22th पेयर के पास तक पहुंचते हैं, ऑटोसोम से पहुंचते हैं, क्योंकि जीन्स कहां पर होते हैं आपके? क्रोमोसोम में। एक क्रोमोसोम तो है, तो क्रोमोसोम में अगर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जीन, किस क्रोमोसोम में? ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम में अगर जीन डिस्टर्बेंस करते हैं तो आप उसको बोलते हैं ऑटोसोमल ट्रेट। ठीक है। अब अगर किसी बीमारी के, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के जीन्स 23rd वाले पेयर पर हमला करते हैं, या 23rd वाले पेयर पे कोई म्यूटेशन हुआ जिस कारण उसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सेक्स लिंक्ड क्यों? सेक्स क्रोमोसोम पे जुड़ गए। समझ में आ रही बात? सेक्स लिंक्ड ट्रेट बन गए। और आपको पता है सेक्स लिंक्ड में 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम में, या तो एक्स मतलब 2 मिलते, एक्स एंड वाई। अब अगर एक्स वाले पे पाया जा रहा है जीन तो बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन बोल दीजिए, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोल दीजिए, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल दीजिए। अगर वाई पे पाया जा रहा है वो म्यूटेशन जो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के वाई पे म्यूटेशन के कारण हो रहा है उसको, तो आप बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन। यानी 2 चीजें समझ में आती हैं जो हमें पेडिग्री एनालिसिस में टर्म दिखाता है कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है या ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो इसका एक मतलब तो क्लियर हो गया। ऑटोसोमल ट्रेट का मतलब है जब 1 से लेकर 22 पेयर तक के क्रोमोसोम्स पे अगर कोई जीन म्यूटेशन करता है और वो डिसऑर्डर क्रिएट करता है तो वहां पे टर्म यूज करेंगे ऑटोसोमल ट्रेट। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पे हमला करता है तो बोलेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। और सेक्स लिंक्ड में 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे, या तो एक्स मिलेगा या तो वाई मिलेगा। तो अगर एक्स मिलता है तो बोल देंगे एक्स लिंक्ड जीन। अगर वाई पे मिलता है कोई जीन तो बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन। वाई लिंक्ड जीन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि जो वाई लिंक्ड जीन होता है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर में वो डिसऑर्डर जो केवल वाई क्रोमोसोम पे पाया जाएगा उसे वाई लिंक्ड जीन कहेंगे। ऐसी बीमारी का नाम होता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है बेटा कि हेयर जो होते हैं आपके ईयर के या फिर नोज के, ये हेयर पाए जाते हैं ईयर और नोज पे बड़े बड़े। आपने देखा होगा किसी कान में बड़े बड़े बाल निकले होते हैं और किसी के नाक में भी बाल निकले होते हैं। ये बीमारी है हाइपरट्राइकोसिस, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसका जो बीमारी का जो जीन्स है वो कहां पाया जा रहा है? वाई लिंक्ड जीन है, वो वाई पे पाया जा रहा है। तो क्या ये फीमेल को होगा? कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में क्रोमोसोम XX होता है 23rd पे, जबकि कहां पाया जा रहा है? वाई पे पाया जा रहा है, इसलिए फीमेल को कभी होना ही नहीं। इसलिए कभी भी आप किसी फीमेल के कान में लंबे लंबे बाल नहीं देखेंगे, ना ही नोज पे उसके हेयर दिखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा वाई लिंक्ड। तो हमारे सिलेबस में क्या एक्स लिंक्ड जीन तक है, यानी कहीं पर अगर एक्स लिंक्ड डिसीज लिखी है उसका मतलब कि ये एक सेक्स क्रोमोसोम में पाई जाने वाली म्यूटेशन है। सेक्स क्रोमोसोम के जीन्स क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन्स के कारण गड़बड़ी हुई है। ऐसे भी बहुत डिसीज देखेंगे आप, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सारी चीजें भी देखेंगे आप। ऑटोसोम में क्या हो जाएगा कि जब 1 से लेकर 22 पेयर के क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम्स पे अगर कोई चेंजेस आता है, कोई जीन दिक्कत करता है, बदतमीजी करता है, जिससे उसको डिसीज होती है, तो आप उसको बोलेंगे ऑटोसोमल ट्रेट। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ऑटोसोम्स और सेक्स लिंक्ड। ये 2 चीजें क्या होती हैं, ये अब पेडिग्री एनालिसिस में आप ये 2 चीजों को समझ जाएंगे कि ऑटोसोम लिखा है तो 1 से लेकर 22 पेयर तक है, और सेक्स लिंक्ड लिखा है तो 23rd पेयर पे। दूसरा ट्रेट आता है क्या? डोमिनेंस एंड रिसेसिव। दूसरा टर्म आता है, लिखा होता है ऑटोसोमल डोमिनेंस ट्रेट
या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब समझिएगा, जैसे मैं कह दूं कि कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा बनेगा? टॉल होगा, टॉल होगा प्लांट। कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। चलो मान ली बात कि भाई प्लांट हमारा टॉल होगा। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये टी डोमिनेंस है, जहां जहां टी रहेगा वो अपने आप को हावी रखेगा। यानी वो जीन जो जीन्स डोमिनेंस होगा, यानी अगर दो लोग हैं तो वो अगर एक में पाया जा रहा है तो ये बीमारी कर देगा, ये डोमिनेंस ट्रेट हो गया। यानी ऑटोसोम या सेक्स लिंक में पाया जाने वाला वो जीन्स जो डोमिनेंट होगा उसे बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, और जो जीन रिसेसिव होगा उसको बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। समझ गया बात को? इसलिए डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म भी लिखा जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस आप कभी भी देखेंगे तो वहां पर आपको ये पूछेगा कि भाई ये फ्लो चार्ट देखिए और बताइए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिंपल सी बात है, ऑटोसोम लग गया तो आपको तो ये पता चल गया कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं पाया जा रहा, ये पाया जा रहा है 1 से लेकर 22 पेयर तक के क्रोमोसोम्स पे। ये क्लियर हो गया। अगर सेक्स लिंक लिख देता तो आप समझ गए कि 23rd पेयर पे पाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फ्लो चार्ट देगा, आइडेंटिफाई करिए ये ऑटोसोमल ट्रेट है या सेक्स लिंक ट्रेट है, तो ये हम आइडेंटिफाई करना आपको बताएंगे। ठीक है, आप इतनी चीज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ऑटोसोमल ट्रेट क्या है, सेक्स लिंक ट्रेट, सारी चीजें ये घूमती हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर मैं कहता हूं कि कोई बीमारी रेसेसिव ट्रेट की है तो रेसेसिव ट्रेट में मान लीजिए ये एक्स था, ये एक्स था, ये बीमारी का जीन है, ये स्मॉल एच रेसेसिव है, क्या ये पर्सन बीमार हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है। जब तक इसका एलील अगर इधर डोमिनेंट होता तो शायद ये बीमार हो जाता, लेकिन ये बीमार नहीं हो रही है, ये फीमेल है, फीमेल है मान लीजिए, फीमेल में XX होता है 23rd पे, लेकिन अगर एक जीन पे पाया जा रहा है, एक क्रोमोसोम पे जीन में गड़बड़ी आई है तो क्या बीमार हो जाएगी? नहीं बीमार होगी। क्यों? क्योंकि रेसेसिव ट्रेट तब हावी होगा जब दोनों जगह हो जाए। क्योंकि आपने पढ़ा है स्मॉल टी के अकेले होने से प्लांट टॉल नहीं होगा, प्लांट ड्वार्फ नहीं होगा। ड्वार्फ कब होगा? जब दोनों तरफ क्या हो जाए, स्मॉल टी हो जाए। रेसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी हावी कर सकता है जब दोनों एलील सेम हो। होमोजाइगस रेसेसिव हो गए तो वो ड्वार्फ हो जाएगा, होमोजाइगस अगर दोनों जगह जीन पहुंच गए तो वो बीमार हो जाएगा, वो पेशेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? गुड। लेकिन मेल के साथ थोड़ा उल्टा है। क्या उल्टा है? मेल के पास क्रोमोसोम होता है XY, और अगर मेल के एक X पे पाया गया एक क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो बीमारी है सेक्स लिंक पढ़ रहे हैं, एक X पे पाया जाए, अब बताइए क्या मेल बीमार हो जाएगा कि नहीं होगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि एक ही जीन है। लेकिन ध्यान दीजिए X क्रोमोसोम पे ही केवल क्या है ये पाया जा रहा है, Y पे इसका एलील होता ही नहीं है। यानी Y पर इसका ना तो कोई डोमिनेंस ट्रेट है ना ही रेसेसिव ट्रेट है। अब ना तो डोमिनेंस ट्रेट और ना ही रेसेसिव ट्रेट है, तो सिंपल सी बात है मेल जो हो जाएगा वो पेशेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर X होता है यहाँ पर तो ये बच जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, Y है, और अगर Y है तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसका एलील यहाँ पर मौजूद नहीं है। Y जानता ही नहीं कुछ, एक ही क्रोमोसोम एक ही जीन काफी हो गया। इसलिए मेल्स में सेक्स लिंक बीमारियां ज्यादा मिलती है कंपैरिजन टू फीमेल, बिकॉज मेल में एक ही X पे था, एक ही X पे एक जीन आ गया, एक ही जीन ने बीमारी कर दिया। क्यों? क्योंकि Y को कुछ पता है, क्योंकि Y पे इसका कोई एलील नहीं होता। एलील का मतलब Y पे इसका कोई भी कंट्रास्टिंग जीन नहीं होता है, ना डोमिनेंस ना रेसेसिव। क्लियर? अगर आप इतनी चीज समझ चुके हैं तो चीजें आपको समझना आसान हो जाएंगी। सारी चीजें फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों हम किसी डिसीज को ऑटोसोमल ट्रेट कहते हैं, क्यों किसी को सेक्स लिंक ट्रेट कहते हैं? क्योंकि ऑटोसोम से पाया जा रहा है तो ऑटोसोमल ट्रेट हो गया, सेक्स लिंक सेक्स पे जुड़े हुए सेक्स क्रोमोसोम पे तो सेक्स लिंक्ड हो गया। सेक्स लिंक में भी दो हो गए, X लिंक एंड Y लिंक। अगर सेक्स क्रोमोसोम
पर फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले जो जीन्स हैं वो केवल X पे पाए जा रहे हैं, तो आपने X लिंक जीन बोल दिया। अगर वो Y पे पाए जा रहे हैं तो Y लिंक जीन बोल दिया। अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब सिर्फ मुझको आपको फ्लोचार्ट समझाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। आप समझ गए होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल मतलब 1 से लेकर 22 पेयर के क्रोमोसोम का मैटर चल रहा है। डोमिनेंट मतलब इसका जीन डोमिनेंट है, इसीलिए आप देखिए डोमिनेंट है, इसलिए देखिए फीमेल में डिसीज दिखाई पड़ रही है। यानी जब किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में, पेडिग्री ये जो होता है, ये सिंबल होता है बेटा मेल का, स्क्वायर सिंबल मेल का, स्क्वायर सर्कुलर सिंबल फीमेल का। कोई अगर रेड से इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, अगर रेड है तो वो इन्फेक्टेड हो गया, क्लियर। एंड एकदम व्हाइट है तो वो बिल्कुल फ्री है, सो कोई बीमारी नहीं है। अगर हाफ में है, आधे में रेड है, तो ये होती है कैरियर। कैरियर का मतलब ये बीमारी तो नहीं हो रही इनको, लेकिन ये बीमारी फैलाएंगी, इसलिए इनको बोले कैरियर, यानी इनके पास जीन्स होते हैं। भाई इससे देखो फीमेल है, फीमेल में क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि मान लीजिए हीमोफीलिया हो रहा है किसी को, एक H है, बीमार तो होगी नहीं फीमेल क्योंकि इसका एलील में मौजूद होता है, डोमिनेंट है नहीं, रिसेसिव ट्रेट है, तो फीमेल को बीमारी नहीं है, लेकिन फीमेल क्या कर रही है, कैरियर काम कर रही है, ये बीमारी दे देगी किसी को, अपने बच्चों को दे देगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हाफ शो करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, फीमेल पहले से यहाँ पे डोमिनेंट, जहां जहां जीन जा रहा है उसको बीमार कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी से मसल्स आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहां बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, क्लियर। तो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कैसे पहचानना है, आप देख रहे हैं ना फीमेल में कोई बीमारी दिख रही है हमको, ना हमें मेल में कोई बीमारी दिख रही है, लेकिन बच्चों में बीमारी कैसे पहुंच गई, ना तो मम्मी को बीमारी दिख रही है ना पापा की बीमारी दिख रही है, तो आखिर बच्चों में बीमारी कैसे पहुंच गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर छिपा हुआ एक जीन है जो हावी नहीं हो पा रहा, जो डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिसेसिव टर्म आ जाएगा। डोमिनेंट नहीं हो पा रहा, देखिए यहाँ फीमेल डोमिनेंट हो गई, इसलिए फीमेल इन्फेक्टेड दिख रही है, लेकिन यहाँ फीमेल इन्फेक्टेड नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके एक्स पे एक जीन मौजूद था और एक जीन से ये फीमेल कैरियर होती है, ना कि पेशेंट। इसीलिए यहाँ तो नहीं बीमारी दिख रही, लेकिन इनके बच्चों में जब पहुंचाई तब इनमें बीमारी दिखने लगी। इसका मैं फ्लोचार्ट से एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी की बात। तो यहाँ पे बीमारी जब भी किसी पेडिग्री एनालिसिस में आपको दे दिया जाए मेल और फीमेल में कोई डिसीज नहीं दिख रही है, जबकि उनके बच्चों में बराबर क्वांटिटी में डिसीज दिखाई पड़ रही है, तो आप इसको तुरंत बोल देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। और अगर ये बीमारी केवल मेल में दिख रही होती या सिर्फ केवल ज्यादा फीमेल में दिख रही होती तो वहां टर्म यूज कर देते सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि सेक्स लिंक्ड दोनों में एक को ज्यादा होगी, मेल को ज्यादा होगी सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। फीमेल के पास सिर्फ एक एक्स होता है, फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, उसको बीमार करने के लिए दोनों में जीन चाहिए, जबकि मेल को बीमार करने के लिए सिर्फ एक पे जीन चाहिए। तो ऐसे डायग्नोसिस किया था। तो स्टार्टिंग में ही अगर आपको बीमारी दिखाई पड़ रही है तो समझ जाइए डोमिनेंट ट्रेट है। स्टार्टिंग में अगर कोई बीमारी दिख रही है समझ जाइए रिसेसिव ट्रेट है, और उनके बच्चों में दिख रही है तो ये रिसेसिव ट्रेट है। ये आप मैंने फंडा दिया, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा डिसीज है हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है। रीजन क्या है इस नॉर्मल डिसीज रॉयल डिसीज का, क्योंकि ये डिसीज सबसे पहले हमारी क्वीन विक्टोरिया को थी। क्वीन विक्टोरिया से ये डिसीज बाकी लोगों में पहुंची। क्वीन विक्टोरिया से पहले मुलाकात कर लेंगे, हमारी क्वीन विक्टोरिया है जो कैरियर थी हीमोफीलिया। सो हर फैमिली पेडिग्री सो मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट। अब देखिए यही पेडिग्री एनालिसिस का फायदा था कि बहुत लंबा दिखाया है, जॉर्ज लुइस फर्स्ट तो एलिस फर्स्ट आपको लर्न नहीं करना है, किंतु विक्टोरिया ने इस हीमोफिलिक डिसीज को फैलाया। ये कैरियर थी, इन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम जाता है हीमोफीलिया का, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस अब। तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, समझ गए होंगे। सेक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम पे होने वाला। देखिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया इन्होंने, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है ये डिसीज, जिसमें ये जीन जो होता है रिसेसिव होता है, यानी एक अकेला जीन फीमेल को कुछ नहीं कर सकता। डिसीज के सिम्टम क्या है, तो हीमोफीलिया डिसीज में ब्लड क्लॉटिंग रुकती नहीं है, ब्लड क्लॉट होगा नहीं तो ब्लड ब्लीडिंग आपकी नॉन स्टॉप होती रहती है, इससे खून की कमी के कारण आपकी मौत हो सकती है। हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को बहुत जल्दी डॉक्टर ट्रीट नहीं करते हैं, बिकॉज इनके ऑपरेशन भी जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका अगर ब्लड बहने लगा तो ब्लड बहता ही रहता है।
आधे आधे घंटे तक ब्लड का होना रुके। अगर हैवी इंजरी हो जाती है तो समझ लो इनका तो जान आता है, बिकॉज इस डिसीज में ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन पे हमारी बॉडी में अगर ब्लड का क्लॉट बात करें तो 5 से 8 मिनट के अंदर हमारी किसी भी छोटी मोटी इंजरी पे हमारे खून जम जाता है। नस काट के मैच बैठ जाएगी कि नस कट गई बड़ी से तो ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, तो वहां निपट जाएंगे आप, क्योंकि वो आपने बड़ी नस काट दी, बड़ी आर्टरी काट दी जो हार्ट से आ रही डायरेक्टली। ठीक है, नॉर्मल इंजरीज की बात हो रही है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उस जीन को हमने एस से डिनोट किया। ये एच जीन माना हमने, एज्यूम कर ले आप भी कुछ देखिए ऐसी बीमारी काफी अच्छी दिख रही है कि ब्लीडिंग हुई, इंटरनल और स्वेलिंग हुई, ब्लड भर रहा है इस जगह पे, खतरनाक बीमारी देख करके डर लगेगा। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। आप बड़े होकर के सोचें इसको बच जाए तो बच नहीं सकते, क्योंकि ये आपके जीन्स में चेंजेस हो चुके हैं। हाँ, अगर आप इम्यूनिक कंडीशन पे थे, आप ज़ायगोटिक कंडीशन पे थे, तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कौन चेंज करवाता है ज़ायगोटिक कंडीशन पे। अगर मेल नॉर्मल है तो देखिए ये एक जीन है जो जीन्स आप में डिसीज कॉज करेगा। अब इसको मैं अपने स्टाइल में लेके चलता हूं। हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में। आप चाहे हीमोफीलिया पढ़ें या कलर ब्लाइंडनेस पढ़ें, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस भी पढ़ें, सबकी पेडिग्री एनालिसिस एक ही जैसे चलेगी। सारी बीमारी एक ही जैसी होती है और बीमारी का कैरेक्टर अलग है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा है, कलर ब्लाइंडनेस में आप रेड और ग्रीन कलर को अगर साथ में कर दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे रेड है ग्रीन। ऐसे लोगों को रेलवे में या फैशन डिजाइनिंग में जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि आप कलर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पता चला कि आपके पास सिंबल दिया गया है रेड और सिग्नल रेड है, आप रेलवे में हैं, लोको पायलट हैं, सिग्नल दिया गया है रेड का और आप जो है उस रेड को येलो समझ बैठे, आप उस रेड को येलो समझ बैठे, और जब येलो समझ बैठे तो आपने गाड़ी वहीं रोक दी और पीछे से कोई दूसरा ट्रेन चली आ रही ठोकते निकल गया। या येलो है कि निकल जाइए, लेकिन आप वहाँ खड़े हैं, आपको लग रहा नहीं यार दूर से रेड दिख रही है। तो सिग्नल्स में प्रॉब्लम आपको देखने में आ जाएगी। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आप रेड और रेड ग्रीन, सॉरी मैंने येलो लिख दिया, रेड, हाँ ये रेड येलो, सॉरी ये ग्रीन था, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट ग्रीन है, सॉरी फॉर दैट, ये आपका ग्रीन पॉइंट है। तो रेड और ग्रीन में आप समझ ही नहीं पाएंगे, ग्रीन मतलब जाना है, आप खड़े हो गए वहां पे, और अगर ग्रीन हुआ है आपको लग रहा नहीं रेड है, आप चलते चले जा रहे हैं, सिग्नल नहीं ठोक दिया। तो ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, जिन्हें रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, इस ब्लाइंडनेस में आप दोनों कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्या रेड है क्या ग्रीन है। तो ऐसे लोगों को रेलवे में और फैशन डिजाइनिंग में जॉब नहीं मिलेगी, दुख की बात है। आगे चलते हैं। अब दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे सेक्स लिंक्ड डिसीज हैं। सेक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले ये जीन्स हैं, और ये साथ ही साथ रेसेसिव होते हैं। अभी रेसेसिव का मतलब समझाऊंगा। ये रेसेसिव ट्रेट है। जब भी रेसेसिव डोमिनेंट है तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपने मेंडल का टॉल और डॉर प्लांट के बारे में सुना है, सिर्फ वही याद कर लिया करिए कि सर ने बताया था कि अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी क्या है? ये तो डोमिनेंट जीन है, और ये स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव जीन है। और आप जानते हैं जब डोमिनेंट साथ रेसेसिव होता है तो हावी कौन होता है? डोमिनेंट। बस वही यहाँ भी करिए कि ये रेसेसिव ट्रेट है, ये वाला ट्रेट है। यानी ये बीमारी तब तक किसी को नहीं होगी जब तक दो जगह पे, दोनों क्रोमोसोम पे रेसेसिव जीन ना आ जाए। जब दोनों जगह पे रेसेसिव जीन आ जाएगा, चाहे वो एक्स हो, तब तक बीमार नहीं होगा। फीमेल में 2 एक्स पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए उसके दोनों पे होना जरूरी है। अगर दोनों पे नहीं हुआ तो वो फीमेल कैरियर मानी जाएगी। ठीक है, इसका मैं आपको फ्लोचार्ट दिखाता हूं साइड में। अगर मैं केवल यहाँ पर 23rd पेयर लिख रहा हूँ क्रोमोसोम का, ठीक है बेटा, 23rd पेयर लिख रहा हूँ क्रोमोसोम का। अगर ये है नॉर्मल मेल, हमारा क्या है? नॉर्मल। तो आप कहेंगे सर नॉर्मल मेल में XY क्रोमोसोम है, कोई जीन्स का लफड़ा नहीं है। अगर मैं कह दूं कि ये एक नॉर्मल मेल था लेकिन उसके X पे H हीमोफीलिया का जीन पाया जा रहा है, अब बताइए ये बीमार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि
सेक्स के एक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ जीन पाया जाता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का, और इसके पास एक ही ऐसा है, इसके पास कोई दूसरा कंट्रास्टिंग पेयर नहीं है जो इसको बचा सके, इसलिए ये हमारा मेल जो है ये पेशेंट हो जाएगा, ये पेशेंट हो जाएगा यानी हीमोफिलिक हो जाएगा या फिर कलर ब्लाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल फीमेल आप लिखेंगे सर एक्स और एक्स नॉर्मल फीमेल, कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, अब क्या है? अब ये फीमेल कैसी हो गई? डिसीज तो होगी नहीं क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट अगर है तो एक जीन कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे कि एक हमारा रिसेसिव जीन टॉल नहीं कर सकता, डॉर्फ नहीं कर सकता है प्लांट को, ऐसे यहाँ पर एक रिसेसिव जीन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, यानी ये फीमेल जो हो जाएगी ये कैरियर फीमेल हो जाएगी। कैरियर फीमेल का मतलब है ये केवल बीमारी को फैलाएंगी, जीन्स इनके पास है किसी को भी दे देंगे। अब अगर कंडीशन ये आ जाती है तो क्या होगा? अब फीमेल के दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन पहुंच गया, यानी दोनों जगह पे स्मॉल टी हो गया। जब स्मॉल टी हो गया यानी प्लांट क्या हो जाता है? डॉर्फ। ऐसे ये भी क्या हो जाएंगी? पेशेंट हो जाएंगी। यानी अगर देखा जाए तो सेक्स लिंक्ड जीन्स जो एक्स लिंक्ड डिसीज है, यानी एक्स लिंक्ड मतलब केवल एक्स क्रोमोसोम में पाया जा रहा है, इन दोनों बीमारी के जीन्स केवल एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। कह रहा अगर सेक्स लिंक्ड डिसीज की बात करें या एक्स लिंक्ड जीन्स की बात करें तो मेल्स में डिसीज ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बेचारे मेल में अगर एक ही जीन पहुंच गया तो वो पेशेंट हो जाएगा, जबकि फीमेल में पेशेंट होने के लिए दो जीन्स चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा आगे चलिए। मान लीजिए एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल, इनकी मैरिज कराई जाती है एक कैरियर फीमेल के साथ, कैरियर फीमेल के साथ। नॉर्मल मेल के लिए हम जीन मान लें, इनके पास जो जीन थे वो जीन है, पहले XY लिख लीजिए क्योंकि मेल है, इधर XX लिख लीजिए क्योंकि फीमेल है। मान लीजिए ये नॉर्मल है तो कोई जीन्स तो इनके ऊपर होगा नहीं, सीधा साधा इंसान था, लेकिन कैरियर में क्या होता है? एक पे जीन होता है। अब बेटा अगर ये कैरियर है तो ये जीन्स डिसीज तो शो नहीं कर रही, पेडिग्री एनालिसिस में कुछ नहीं दिखाएगा, नॉर्मल दिखाई पड़ेगा। रेड तब दिखाई पड़ता है जब दोनों पे होता, जब यहाँ पर भी एक हमारा हीमोफीलिया का जीन होता है या कलर ब्लाइंड का जीन होता तो यहाँ पर आप लिख देते क्या कि ये हमारा क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक है, और आप इसे लाल रंग से कोड डालते, इन्फेक्टेड दिखा देते। लेकिन यहाँ पर इन्फेक्टेड हो ही नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पे ही जीन है, तो ये कैरियर हो गई। अब अगर इनकी मैरिज होती है और इनके बच्चे हों तो देखिए बच्चे कैसे होंगे। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्रॉस कराइए तो इधर आ गया XX, इधर आ गया XX, इसका इससे क्रॉस होता है यानी अगर Y वाला इसका जाता है तो XY सेम है, सेल्फ डिटरमिनेशन जो आपने पढ़ा, इधर भी XY। अब देखिए जीन्स इसके पास क्या है? ये नॉर्मल था, देखिए जरा की चीज क्या, यानी कि यहाँ पर एक हीमोफिलिया का पहुंच गया, ये वाला यहाँ पर ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब इस X ने इससे क्रॉस किया तो हीमोफिलिया का जीन चला आया, इस X ने इससे किया तो नॉर्मल रहा, यहाँ पर इसको नॉर्मल करते हैं। लेकिन जब Y वाले ने क्रॉस किया तो X को यहाँ आ गया जीन और एक बच्चा नॉर्मल, यानी 50% चांसेस हैं कि जो मेल पैदा होगा वो पेशेंट हो जाएगा। 50% चांसेस है कि मेल को हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा क्योंकि उसके एक ही जीन पे काम हो गया, जबकि फीमेल में किसी को देखो बीमारी नहीं हुई। यानी जब किसी पेडिग्री एनालिसिस में आपको पेरेंट्स में कोई भी डिसीज ना दिखाई पड़े, यानी वो इन्फेक्टेड ना दिखे, रेड से या डार्क ब्लैक से दिखाई पड़ेगा एग्जाम में, नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन बच्चे में दिख रहा है, और बच्चे में खासकर मेल में दिख रहा है, फीमेल में कम दिख रहा है, तो आप बोल देंगे पहली बात तो माँ में और फादर में नहीं दिख रहा तो रिसेसिव ट्रेट है। अब कैसे पहचाने वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? तो सेक्स लिंक्ड में मेल में डिसीज ज्यादा दिखे पड़ेगी, ऑटोसोमल में मेल फीमेल में इक्वल अमाउंट में दिखेगा।
जबकि सेक्स लिंक्ड में देख रहे हैं केवल मेल्स को ज्यादा हो रही, फीमेल में पहुंचा, क्योंकि फीमेल क्यों नहीं हो रही है, फीमेल में दोनों में चीज चाहिए थे। इसलिए पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अगर पेरेंट्स ब्लैंक दिख रहे हैं, इन्फेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, तो और बच्चे इन्फेक्टेड दिख रहे हैं, इसका मतलब रिसेसिव जीन जो छुपा था, जैसे ही उसको मौका मिला वो हावी हो गया। यानी अगर मेल्स में ज्यादा दिख रहा है बच्चों में और डॉटर्स में कम दिख रहा है या डॉटर्स में दिख नहीं रहा है, तो आप कहेंगे ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। और जस्ट इसका अपोजिट ऑटोसोमल ट्रेट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की कैसे चलती है पेडिग्री एनालिसिस, कैसे उनका इनहेरिटेंस चलता है। अब आपको सिर्फ डिसीज के सिम्पटम्स पढ़ने हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कैसे हमें ऑटोसोमल पता करना है, कैसे हमें सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में पता करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो क्वीन विक्टोरिया की बात थी। अब डिसीज के बारे में आपको और किया जाएगा। ये देखिए जो हमारा इट इज अ सेक्स लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ आई में रेड एंड कोन्स ग्रीन कोन्स में डिस्टर्बेंस आता है, जिससे कारण आप रेड और ग्रीन को समझ नहीं पाते हैं। ये बनाया जाता है कि आप जैसे आइडेंटिफाई करिए क्या लिखा है। अगर आप सही से इसको रीड कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो रीड करिए जरा इसको, इधर क्या दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है, 74 है 24। तो अगर आपको 74 दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपको रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस नहीं है, आप दोनों चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं। क्लियर? म्यूटेशन हो गया क्रोमोसोम पे। इट अकर्स 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स। तो तय बात है मेल्स में ज्यादा होना है, क्योंकि सेक्स लिंक जो डिसीज होती है, ये सेक्स लिंक डिसीज मेल्स में ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि बता रहा हूं, बार-बार बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मेल को बीमार करने के लिए, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, उसको डिसीज करने के लिए एक एक्स पे अगर जीन आ गया तो वो बीमार पड़ जाएगा। जबकि फीमेल को अगर पेशेंट बना रहा है तो दोनों पे होना जरूरी है। तो जब तक मम्मी और पापा, क्योंकि एक क्रोमोसोम आपको मम्मी दे रही है, एक क्रोमोसोम आपको पापा दे रहे हैं, तो जब तक मम्मी और पापा दोनों में नहीं होगा, मम्मी अगर कैरियर होती है और पापा अगर हीमोफिलिक है, तो फिर बेटी को भी डिसीज हो सकती है। इसलिए मेल्स में ज्यादा पाई जाती है। आप देखिए डिफरेंट आपको कलर दिखाया जाए, इससे आप देख सके कि आप हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। फिर मैंने कलर ब्लाइंड का आपको दिखाया, जैसे ये बता रहे हैं कैरियर 50% रिसेसिव एलील। आपको सारी चीजें मेरी यूं समझ आनी चीजें में आ जाएगा कि कैरियर वुमेन है, नॉर्मल मैन है। एक क्रॉस दिखाया गया, लेकिन इस क्रॉस से कहीं ज्यादा अच्छा क्रॉस आप मेरा देख सकते हैं और उससे चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत डिफाइन नहीं पूछ लिया जाएगा, थ्योरी नहीं पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन कलर ब्लाइंडनेस। आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जो मैंने बताया। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिक में दोनों में याद रखिएगा कि आपको वही लेके चलना है जो मैंने नॉर्मल मैन, ये पहले याद कर डालिए, नॉर्मल है तो XX है, XY है, नॉर्मल अगर फीमेल है तो XX है, अगर मेल में पेशेंट हो गया तो XY में एक X पे आ जाएगा, फीमेल में अगर दो क्रोमोसोम X क्रोमोसोम में 23rd पेयर के एक पे जीन है तो वो कैरियर है, दो पे हो गई तो वो हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ये चीज को याद रखिए, चीजें आसानी से आप क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। देखिए अब एक आया हमारा, अभी तक जो हम देख रहे थे वो हमारा क्या था, ऑटोसोम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे, जहां पर मेल्स को बीमारी ज्यादा, फीमेल को बीमारी कम। लेकिन ऑटोसोमल ट्रेट चाहे हम में हो और चाहे फीमेल्स में हो, सब में XXXX ही होता है, 1 से लेकर 22 पेयर। इसलिए बीमारी जब भी किसी पेडिग्री एनालिसिस में मेल और फीमेल को इक्वल अमाउंट में दिखा दिया जाए तो आप कहेंगे कि भैया ये जो बीमारी है ये है ऑटोसोमल। क्यों? क्योंकि मेल में भी कॉमन मिल रही है, फीमेल में भी कॉमन मिल रही है। 4 बच्चे पैदा हुए, 4 में एक गर्ल को हुआ, एक बॉय को हो गया, इसका मतलब ऑटोसोमल ट्रेट है। सिर्फ बॉय को हो गया, इसका मतलब सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये भी रिसेसिव ट्रेट है, यानी जब तक 2 लोग नहीं बने तब तक डिसीज नहीं होगी। इसके लिए जो जीन हमारा जिम्मेदार है, वो जीन हमारा जिम्मेदार होता है HbS, हीमोग्लोबिन से HB लिया गया है S, सिकल सेल एनीमिया। जिस भी ऑटोसोम जीन में, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे अगर HbS और भाई अगर किसी की, देखिए है नॉर्मल आप देख रहे हैं कि जो आपकी ब्लड आरबीसीज होती है वो आरबीसीज स्फेरिकल शेप में होती है। आपकी आरबीसीज क्या है, स्फेरिकल शेप में है, नॉर्मल कंडीशन पे। ये नॉर्मल कंडीशन है।
नॉर्मल कंडीशन में आपके आरबीसी क्यों ऐसे, क्योंकि आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। हीमोग्लोबिन अगर अच्छी क्वांटिटी में है, जैसे बलून के अंदर जितना एयर भरेंगे बलून उतना फूलेगा, सेम है, समझ लीजिए आरबीसी के अंदर बलून एयर की जगह पर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन फुलफिल है, अपने शेप में है, तो वो आरबीसी हेल्दी दिखाई पड़ेगी, आपको स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ेगी। और इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन से बनता है, उसके लिए एंजाइम जिम्मेदार है, जीन जिम्मेदार है हमारा HbA एंड HbA। A डोमिनेंट रेट होता है, यानी अगर Hb हीमोग्लोबिन में, यानी हमारा जो जीन्स है उस जीन्स में हीमोग्लोबिन A के नाम के 2 जीन्स हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन अच्छी पाई जाएगी, जिस कारण हमारी आरबीसी नॉर्मल शेप में होंगी। ये आरबीसी अगर नॉर्मल शेप में कोई आरबीसी हो रही है आपकी, नॉर्मल शेप में आरबीसी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल शेप में आरबीसी आपको साइड व्यू से कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी अगर होती है आपकी, तो नॉर्मल आरबीसी की जरूरत ये थी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में मौजूद है, जिस कारण हीमोग्लोबिन अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनता है ग्लोबिन नाम की प्रोटीन से, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए जीन्स होने चाहिए HbA। 2 क्यों बार लिख रहा हूँ कि दोनों क्रोमोसोम पे, ऑटोसोम पे है, किस क्रोमोसोम पे मेल और फीमेल सब में कॉमन होगा, XX होता है 1 से लेकर 22 पेयर तक, HbA एंड HbA डोमिनेंट जीन है। अच्छा मेरे को बताइए, क्या किसी पर्सन के क्रोमोसोम में HbA, और जैसे कि ये बीमारी हमें जो होती है सिकल सेल एनीमिया, ये होती है HbS जीन की डिस्टर्बेंस के कारण, क्या ये पर्सन पेशेंट होगा? क्योंकि S वाला याद रखिएगा रिसेसिव है जीन, S वाला रिसेसिव है, A डोमिनेंट है, सिंपल सी बात है, ऐसा पर्सन कैरियर हो जाएगा, जैसे वहां फीमेल कैरियर हो रही थी, तो ये आ जाएंगे कैरियर की कैटेगरी में, ये कैरियर की कैटेगरी में है, जबकि ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल दोनों होंगे, दोनों को बीमारी नहीं होगी, चाहे ये वाला मेल हो या फीमेल, चाहे ये वाला मेल हो या फीमेल, बीमारी नहीं होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर कोई कैरियर नहीं है, जबकि यहाँ पर जीन आ गया, और जीन्स अगर आ गया तो ये किसी ना किसी को फैलाएगा, शादी होगी इनके बच्चों में पहुंचेगा, तो कैरियर ये होता है। बीमारी कब होगी किसी को सिकल सेल एनीमिया, यानी कि अभी नॉर्मल शेप में आरबीसी ऐसी है, और जब किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है तो आरबीसी शेप पूरा बिगाड़ देती है, बहुत फ्लैटेड हो जाती है, सिकल शेप में जाती है। सिकल का मतलब होता है हंसिया, हंसिया, सिकल का मतलब हो गया हंसिया, और हंसिया कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी, तो हंसिया के शेप में हो जाती है, इससे होता है सर घाटा क्या होगा? अरे घाटा ये होगा, जितनी ज्यादा आरबीसी का सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैच करेगा आपके ब्लड से, और जब सरफेस एरिया कम हो गया तो ऑक्सीजन कम लेगा, ऑक्सीजन कम लेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम बनेगी और आपको एनीमिया जैसी बीमारी हो जाएगी, हमेशा कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी आपको, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है हमारे सिकल सेल, इसी को बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का सिकल शेप में हो जाना, जिसके कारण ब्लड की कमी हो जाना, बन जाता है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो आपको मतलब समझ में आया सिकल सेल एनीमिया होता है क्या? फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए जीन्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है HbS, जो कि एक रिसेसिव जीन है, और रिसेसिव तब तक अपने आप को हावी नहीं कर सकता है जब तक दोनों क्रोमोसोम पे HbS और HbS नाम का जीन ना आ जाए, दोनों क्रोमोसोम पे, यानी एक पापा से मिलने वाला भी क्रोमोसोम पे हमें HbS मिल गया, मम्मी से मिलने वाला क्रोमोसोम पे भी हमें HbS मिल गया, तो सिंपल सी बात है इस बच्चे को बीमारी हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो समझ गए। अब सवाल उठता है, सब बीमारी तुम समझ गए, किसी में अगर HbS पहुंच गया तो उसकी आरबीसी सिकल सेल में हो जाएगी, लेकिन सर ऐसा होता क्या है जो सिकल सेल में हो जाती है? क्यों हीमोग्लोबिन नहीं बनता है यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में? क्यों हीमोग्लोबिन का शेप एंड साइज डिस्टर्ब हो जाता है?
तो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप में एक किसी का अगर ब्लड HbA है, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कोई प्रोटीन होता है, आपने पढ़ा है मेरे से, mRNA पे ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे वैलिन है, हिस्टीन है, ल्यूसीन है, थायरोसिन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये सब क्या है, प्रोटीन्स लगे हुए। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में 6th पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। 6th पोजीशन पे अगर ग्लूटामिक एसिड है तो बढ़िया से हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनेगा और आप में आरबीसी बढ़िया शेप में रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है CAG, ये बना GTG, ये क्या है, ये डीएनए था आपका। और जब इस डीएनए से mRNA बना तो आपको मैंने बताया था हमेशा नीचे वाले कोड को लिख दीजिए, हमने G लिख दिया, इधर G लिख दिया, केवल T के प्लेस पे U कर दीजिए, mRNA बन गया। और इस mRNA से हमारा वैलिन गड़बड़ा गया, क्योंकि हमारा होना क्या चाहिए था, CTC होना चाहिए था, GAG होना चाहिए था, केवल गड़बड़ी कहाँ हो गई, ऊपर D हो गया, नीचे हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में बदलाव हो गया, GAG जहां होना था वहां GUG आ गया, और जैसे GUG आ गया, ये एक अमीनो एसिड का कोड होता है, इसका नाम है वैलिन। नॉर्मल कंडीशन पे अगर GAG mRNA होता तो आप में वो GAG ग्लूटामिक एसिड को बनाता है, 6th पोजीशन पे लाता है, भाई tRNA लेकर के आता है, इसको लगाता है यहाँ पर। लेकिन जब GAG की जगह हो गया ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन, A के प्लेस पे U आ गया, एक न्यूक्लियोटाइड डिस्टर्ब कर गया, तो बन गया कौन सी आ गई अमीनो एसिड, वैलिन आ गई। बनना था ये आ गया वैलिन, और जब वैलिन आ गया तो अफेक्टेड हो गया आपका हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो गया तो आपको बीमारी हो गई सिकल सेल एनीमिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे आता है वैलिन आ जाता है। क्यों आ गया, क्योंकि देखिए जहां पर mRNA में GAG होना चाहिए था, यानी हम लोग नॉर्मल हैं तो हम लोग का जो mRNA बना रहा है हीमोग्लोबिन को, वहां GAG आ रहा है, जबकि इनके में जो mRNA बन गया वो क्या बन गया, म्यूटेशन की तरह GUG, कोड बदल गया, GAG होता तो ग्लूटामिक लगता, GUG लग गया तो वैलिन हो गया, वैलिन लग गया तो हीमोग्लोबिन का शेप बिगड़ गया, शेप बिगड़ गया, हीमोग्लोबिन बनना ही बंद हो गई, बनना बंद हो गई तो आपका आरबीसी सिकल सेल। ये में दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल सेल थी और जब सिकल सेल में आ गई तो ये शेप में आ गई, बस इतना दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ से देख लीजिए, ये ब्लॉकेज करने लगता है, बीमारी बहुत सी, देखिए ब्लड जा ही नहीं पाएगा, यहाँ सिकल सेल में कोई फंसने लग जाती है, फंसने लग गई तो ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, ब्लॉकेज क्रिएट किया, हार्ट को ब्लड मिलने में अटैक भी पड़ सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। लास्ट में डिसीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फेनिलकीटोन्यूरिया। ये जो फेनिलकीटोन्यूरिया डिसीज होती है, ये डिसीज क्या होती है, आपकी बॉडी में एक फेनिलएलानिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। फेनिलएलानिन प्रोटीन, ये प्रोटीन को हमारा हम लोग कंडीशन पे फेनिलएलानिन हाइड्रोलेज, देखिए नाम पूरा वही लिखा है, फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन नाम के एक हमारे जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को फेनिलएलानिन हाइड्रोलेज ब्रेक करता है, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, इसको टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा है, और जिस कारण आप में मेलानिन, प्रोटीन्स, डोपामिन, ये सारी चीजें बनती हैं जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराती है। क्लियर, क्या है, 3 चीजें, फेनिलएलानिन नाम का अमीनो एसिड जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है टायरोसिन में, कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है फेनिलएलानिन हाइड्रोलेज। अगर ऐसा आपका हाइड्रोलेज, ये भाई देखिए एंजाइम है, एंजाइम का मतलब किससे बना है, प्रोटीन से, प्रोटीन किससे बना है, mRNA में, और जैसे अभी देखा कि mRNA में डिस्टर्ब हो गया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बना तो एंजाइम नहीं बन पाएगा, और एंजाइम नहीं बना तो घटना ही घट जाएगी, जो फेनिलएलानिन था वो फेनिलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, आपको मेंटल रिटार्डनेस ला देगा, पागलपन के दौरे। तो फेनिलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है फेनिलएलानिन हाइड्रोलेज, और अगर ये एंजाइम होता है तो आप में मेलानिन, आपकी स्किन का कलर बढ़िया रहेगा, अच्छी प्रोटीन्स पाई जाएंगी, डोपामिन आपको हैप्पीनेस देने वाले एंजाइम्स पाए जाएंगे, हार्मोन्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं बनता है तो फिर आपको डिसीज हो जाएगी फेनिलकीटोन्यूरिया। क्यों फेनिलकीटोन्यूरिया हो जाएगी, क्योंकि अब फेनिलएलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है, जिस कारण जहां फेनिलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना था अब वो बदल गया फेनिलपायरुविक एसिड में।
जो आप में मेंटल रिटार्डनेस को लाएगा। ये बीमारी है, इसको याद रखिए। और इस बीमारी के बाद हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर फिनिश हुआ, जहां पे हमने सिकल सेल एनीमिया से बात करी, फेनिलकेटोन्यूरिया से बात करी, हीमोफीलिया से बात करी, कलर ब्लाइंडनेस से बात करी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर थैलेसेमिया रह गया। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस बड़ा सिर्फ इतना होता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जबकि थैलेसेमिया में फॉर्मेशन होगा बट उसका शेप बिगड़ जाता है, उसका शेप बिगड़ जाएगा, वो सही से बन नहीं पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती है, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें एक चेन डिस्टर्ब हो जाती है, एक चेन तो बन जाएगी, दूसरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, जिस कारण आपको थैलेसेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में से आपको सेट करूंगा, वो लेक्चर बेस्ड होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम क्रोमोसोम के डिस्टर्बेंस को देखेंगे, जहां पर डाउन सिंड्रोम, क्लिफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें।